वेलकम टू विंग से कुरान एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज का 12th लेक्चर है। इससे पहले हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू 11 लेक्चर किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर हमने नेशनल इनकम पे किया था। नेशनल इनकम पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू किए थे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई किया था। एंड आई होप दैट यू ऑल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस लेक्चर एंड आई होप योर कंसेप्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड बाय दीज लेक्चर्स। गाइस, ये वक्त जो है थोड़ा अजीब सा है। लॉकडाउन के बाद काफी सारे र्यूमर्स भी चल रहे हैं स्टेट के रिलेटेड, अगेन कुछ होने वाला है। बहुत डिस्टर्बेंस होती है इन चीजों से सुन के। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली चीजें हैं। जब हो जाएगा तब आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। र्यूमर्स में बिलीव करके आप डिस्टर्ब होंगे, एग्जाम प्रॉपरली के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। देखिए, एग्जाम तो होना है किसी ना किसी दिन, उस दिन आप तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन सब र्यूमर्स में या फिर लॉकडाउन की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पा रहे, एंड पे आपने सोचा कि काश वो वक्त हमने अच्छे से इस्तेमाल किया होता। प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाओ कि पानी निकल पड़े। कहने का मतलब ये दोस्तों, दश्त का मतलब होता है आपका पहाड़, दश्त का मतलब होता है जंगल। कह रहे कि प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजर, बारिश का इंतजार मत करते रहो, जमीन पे पैर मारो और किसी स्प्रिंग, किसी चश्मे को निकालो और वहां से पानी पी लो। इस चीज को मोटिवेशन मानते हुए आगे बढ़ो और प्रिपरेशन करते रहो। मुंतजर नहीं रहो कि बेस्ट वक्त आएगा, बेस्ट वक्त कभी नहीं आता। जो वक्त है उसी को इस्तेमाल करो और उसी में जो है आपको कामयाबी हासिल करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, which is not added in the calculation of national income of India? इन चार ऑप्शन में से कौन सी चीज नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाए? ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी, द सोल्ड वैल्यू ऑफ ओल्ड फ्रिज। ऑप्शन सी, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउसवाइफ। ऑप्शन डी, बी एंड सी। दोस्तों, पहला तो क्लियर है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। ये डेफिनेशन में हम देख चुके हैं। अब जो पुरानी चीज क्रिएट हो चुकी है, ओल्ड फ्रिज, वो किसी के हाथ में ऑलरेडी था, तो ये दोस्तों इसने किसी ने फिर से भेज दिया, कोई नया गुड तो बना नहीं, कोई नई सर्विस तो बनी नहीं, तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सर्विसेज रेंडेड बाय हाउसवाइफ्स, जो घर में हाउसवाइफ्स अपनी फैमिली के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खाना बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं, वो पैसे के लिए तो नहीं करते, वो तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो अगेन दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर वुड बी डी, बोथ बी एंड सी वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आइए आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज द ए, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। बी, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ड्यू टू नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। सी, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू फोरसीन ऑब्सोलेंस। डी, ऑल ऑफ दीज। गाइस, किसी भी एसेट की वैल्यू अगर वेयर एंड टियर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या फिर किसी अनफोर्सीन या फोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से होती है, किसी ऑब्सोलेंस की वजह से होती है, तो वो सभी का सभी को आप बोलोगे डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? टूटेगा, एक्सीडेंट की वजह से वो खराब हो जाएगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कोई ऐसी चीज आ गई जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बदल में कोई ऐसी चीज आ गई कि आपकी चीज ऑब्सोलीट हो गई। आप टाइपराइटर इस्तेमाल करते, कंप्यूटर का इजाद हो गया, तो उस वक्त पे जो वैल्यू टाइपराइटर की थी उतनी नहीं रही, क्योंकि अब कंप्यूटर की ज्यादा वैल्यू हो गई। So guys, all these things which will reduce the value of asset will be included in depreciation. तो क्लियर सी बात है, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये तीनों के तीनों ऑप्शन डेप्रिसिएशन कहलाएंगे। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े। Which of the following is not a capital good? कह रहे हैं इनमें से कैपिटल गुड कौन सा नहीं है? हमेशा याद रखिए, कैपिटल गुड वही है जो किसी और गुड के बनाने में भी इस्तेमाल हो सके। अब देखिए, इसके बेसिस पे हम आंसर निकालते हैं। यूज ऑफ मशीन टूल्स, रॉ मटेरियल, एडवोकेट सर्विसेज, हैवी मशीनरी। गैस, अगर ध्यान से देखेंगे, यूज ऑफ मशीन टूल्स भी किसी और गुड के बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके वो फिनिश्ड गुड बनाया जा सकता है, और हैवी मशीनरी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और गुड की बनाने में। लेकिन एडवोकेट्स की जो सर्विसेज है वो ऑन स्पॉट कंज्यूम होती जा रही हैं। इसमें किसी नए गुड बनाने की कोशिश की जा रही है, नई सर्विस को बनाने की कोशिश नहीं की जा रही। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा? सी, एडवोकेट्स सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Which of the following is not a final good? इन सभी में से फाइनल गुड कौन नहीं है?
मशीनरी परचेज्ड बाय द डीलर, कोई डीलर है जो मशीनरी को खरीद फरोख्त का काम करता है, उसने मशीनरी खरीदी। मशीनरी परचेज बाय फैक्ट्री, फैक्ट्री किसके लिए मशीनरी खरीदेगी? इस्तेमाल करने के लिए, तो आगे तो बेचेगी नहीं। यूज ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल डलवाया आपने, कंज्यूम किया सीधे। एंड डी, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आपने खरीदी, घर में इस्तेमाल की। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन में लिखा है मशीनरी परचेज बाय डीलर। अब डीलर क्या कर रहा है? मशीन में डील कर रहा है, ये खरीदेगा फिर उसको फिर से बेचेगा। तो ये जो इसने मशीन खरीदी अपने यूज के लिए नहीं खरीदी, बेचने के लिए खरीदी, तो ये इसके लिए फाइनल गुड नहीं होगा, इसने आगे और बेचना है उसको। बाकी सभी केसेस में इमीडिएट कंजम्पशन हो रही है उस चीज की, उसको इस्तेमाल हो रहा है, फाइनल कंजम्पशन हो रही है। लेकिन इस केस में, एक केस में डीलर खरीदेगा और फिर आगे बेचेगा, इसीलिए इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? सीधी बात जो है, ए, मशीनरी परचेज बाय डीलर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज। गाइस आपको पता है 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। नंबर 1 इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड। कह रहा है प्रोडक्ट मेथड को और भी क्या कहा जाता है? इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको पता है कोई मेथड तो है नहीं ऐसा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड जरूर कहा जाता है। और दोस्तों इसी को आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। आप समझिए, और आगे एक और सवाल है इसमें, इसका एक और नाम सुनने को मिलेगा, वहां मैं और क्लैरिफाई करूंगा कि इसको और क्या भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बी इज द करेक्ट आंसर। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इट मींस, कह रहा है अगर फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो, उसका मतलब क्या है? दोस्तों यहां आपको बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। आसान भाषा में बेसिक प्राइस जो लागत आपकी लगती है कोई भी चीज लगाने में, समझ मेरी बात? अब बेसिक प्राइस में जब आप ऐड करते हो प्रोडक्शन टैक्सेस और माइनस करते हो प्रोडक्शन सब्सिडीज, तो निकल के आता है फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में जब आप ऐड करते हो प्रोडक्ट सब्सिडी, सॉरी प्रोडक्ट टैक्स, और माइनस करते हो प्रोडक्ट सब्सिडी को, तब आपके पास क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट। कह रहा है कि अगर फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर हो किससे? मार्केट प्राइस। तो यहां पर थोड़ा हम लिखते हैं इसको, आपको तब क्लियरिटी आएगी। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जब आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आप क्या करोगे? फैक्टर कॉस्ट में ऐड करोगे प्रोडक्ट टैक्स, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स इसको हम कह सकते हैं। मैं इसको आईडी लिख देता हूं यहां पर ताकि क्लियरिटी आ जाए, आईडी, और माइनस कर दें हम सब्सिडी, एस से सब्सिडी करेंगे। कह रहा है कि अगर अगर फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर आ रहा है किससे? मार्केट प्राइस से। इसका मतलब क्या है? कि इनडायरेक्ट टैक्स कम है सब्सिडी से, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है सब्सिडी से, इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल है सब्सिडी के, या फिर नन। अब खुद ही इस फॉर्मूले को देखो, यहां पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को देखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट तब ग्रेटर होगा मार्केट प्राइस से जब इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से ज्यादा होगा, क्योंकि सब्सिडी माइनस हो रही है इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब ज्यादा होगा, सब्सिडी को माइनस निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी, तो मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट से। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है? कम करना है, और सब्सिडी को क्या करना है? बढ़ा देना है। समझ रहे मेरी बात को? जिस केस में आपका मार्केट प्राइस विल बी फैक्टर कॉस्ट प्लस समथिंग, तो इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस ज्यादा है फैक्टर कॉस्ट से। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट माइनस समथिंग आएगा तो क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स जब कम होगा सब्सिडी से, उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो टर्म है, ये छोटी वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और माइनस टर्म करते ही एफसी में से माइनस हो जाएगा और मार्केट प्राइस एफसी से भी कम हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सब्सिडी इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स। उस केस में फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़े। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिए इसको मैं यहां पर अगर ऐसे देखूं, आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो कि मार्केट प्राइस एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ये फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए। तो अगर आप इस चीज को देखते हैं यहां पर, इस फॉर्मूले को, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब
इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्स आपका कम होगा सब्सिडी से, उस केस में फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। क्लियर है? यहां पे आगे बढ़े, देखिए अभी एक और अच्छा क्वेश्चन है। कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, नन। दोस्तों वहां मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट मेथड है उसी को आउटपुट मेथड भी कहते हैं, उसी को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, उसी को कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। ये सवाल भी एक हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। बड़े सारे नाम है प्रोडक्ट मेथड के, वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड, सब आपको पता होना चाहिए। तो कमोडिटी सर्विस मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम इज आल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी। तो उम्मीद है कि अभी याद रखेंगे आपकी वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड ऑल आर यूज्ड फॉर द सेम वन। ठीक है, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग्स। आगे बढ़े। Which of the following is not an intermediate good? कह रहे हैं इनमें से कौन इंटरमीडिएट गुड नहीं है? व्हीट, गोल्ड, सर्विस ऑफ डॉक्टर, सैंड एंड ब्रिक्स। आपको देख लीजिए दोस्तों, इंटरमीडिएट का मतलब होगा जो फाइनल नहीं है, जो फिर से कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। व्हीट का बिस्किट बन सकता है, ब्रेड बन सकती है, रस्क बन सकता है, बेकरी बन सकती है, तो ये फाइनल हो या ना हो कंफर्म नहीं। गोल्ड, गोल्ड का वॉच बन सकती है, चेन बन सकती है, गोल्ड का दांत बन सकता है, गोल्ड का ब्रेसलेट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो ये भी फाइनल गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है। आई मीन which of the following is not an intermediate? इंटरमीडिएट गुड है, सॉरी, गोल्ड इंटरमीडिएट गुड है, वीट भी इंटरमीडिएट गुड है। सर्विस ऑफ द डॉक्टर, अब डॉक्टर की सर्विस है, सर्विस का मतलब ये कि आपने डॉक्टर के पास गए, बोला ये फलानी बीमारी है जी, बताओ क्या दवाई खाएं, तो उसकी एडवाइस के लिए आप पैसे दे रहे हो, तो उसी वक्त कर। देखिए सर्विस जो है ना, दे आर कंज्यूम्ड along when they are being produced, as they are produced they are consumed। तो सर्विस को तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते डॉक्टर की, आप जो सलाह उसने दी वो कहीं और तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आप ही के लिए है। सैंड एंड ब्रिक्स भी अगेन कैन बी यूज्ड, तो व्हीट, गोल्ड एंड सैंड ब्रिक्स ऑल आर इंटरमीडिएट गुड, ओनली वन इज नॉट इंटरमीडिएट गुड, दैट इज फाइनल गुड, इज व्हाट? सी, सर्विस ऑफ डॉक्टर। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है? ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक बिहेवियर में डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद प्राइस ओनली, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द गवर्नमेंट डिसीजन। दोस्तों अगर आपको याद होगा मेरे पहले लेक्चर में आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल लेवल, या फिर इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन लेवल, रीजनल लेवल, जहां ये बातें आती हैं रीजनल लेवल की, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, इस लेवल की, वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक की बात होती है। और जहां पर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, वहां पर किसकी बात आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रही बात? सो आंसर वुड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल बिहेवियर, और फिर यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी लिखा सकता, और फिर रीजनल बिहेवियर भी लिखा हो सकता था। जहां पर नेशनल की बात आए, जहां पर स्टेट की बात आए, जहां पर इंटरनेशनल की बात आए, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल इकोनॉमी, दीज आर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम ऑफ मी, इनकम ऑफ विंग्स उड़ान, इनकम ऑफ जम्मू, इनकम ऑफ कच्ची छावनी एरिया, इनकम ऑफ योर हाउस होल्ड, ऑल दीज आर माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑफ कोर्स बी। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Which of the following are correct for real GDP? रियल जीडीपी के लिए इनमें से क्या करेक्ट है? क्लास 12 लेक्चर में भी हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात की थी। रियल जीडीपी किस प्राइसेस पे होता था और नॉमिनल जीडीपी किस प्राइसेस पे होता था? आइए देखते हैं। करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, ये तो आ गई नॉमिनल की डेफिनेशन। जब करंट ईयर की ही प्रोडक्शन की बात करो और करंट ईयर की ही प्राइसेस की बात भी करो, करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट बेस ईयर, वो सी। करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट लास्ट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट फोरकास्टेड प्राइसेस। दोस्तों जो प्राइस बेस ईयर की प्राइस होती है उसी को आप कहते हैं रियल जीडीपी, यानी करंट ईयर प्रोडक्शन एंड वैल्यूड एट बेस प्राइस। बेस ईयर क्या लेते हैं हम? याद करिए कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था 2011-12, उससे पहले कौन सा था? 2004-5, आने कौन से वाला है? 2017-18 की बात चल रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम कन्वर्ट करेंगे, 2017-18 को कर देंगे बेस ईयर, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा कि भैया रियल का जो होता है, रियल वो जीडीपी है जो बेस ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट किया जाए।
आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? कहता है इनमें से कौन कौन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ की जो इनकम बाहर गई है वो आपने निकाल दी, बाहर जो इनकम अंदर आ रही है वो आपने प्लस कर दी, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी? जीएनपी। तो इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, मनी अर्न्ड बाय रेजिडेंट अब्रॉड, ऑल ऑफ द अबव। जो बाहर से चीजें यहां पर आ रही हैं, जो यहां से पैसा बाहर जाके हम कमा रहे हैं, बाहर पैसे बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, एंड मनी अर्न्ड बाय रेजिडेंट अब्रॉड, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम विल बी अ पार्ट ऑफ जीएनपी। जो ये सारे के सारे पैसा ला रहे हैं किसमें? कंट्री में। सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Economic growth is normally coupled with inflation, hyperinflation, deflation, stagflation। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या ग्रो करता है? क्या इन्फ्लेशन ग्रो करती है, हाइपर इन्फ्लेशन ग्रो करती है, स्टैगफ्लेशन होती है, या फिर डिफ्लेशन होती है? हमेशा याद रखिए दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन होनी चाहिए, नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा है कि अगर ग्रोथ हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन भी होने के जो है एक्सपेक्टेशन होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, तभी क्वेश्चन में लिखा ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद, नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जीडीपी ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़नी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट दैट इज। दोस्तों कल लाइव चैट में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी चीज जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी, और कल ही मैंने आंसर में बताया था कि ट्रांसफर पेमेंट नाम की कोई चीज होती है जो इंक्लूड नहीं होती है। अब देखो ट्रांसफर पेमेंट क्या है, यही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने डाला ही कल के डाउट को क्लियर करने के लिए। इज इट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स करंट वर्कर? बी, मेड टू पीपल हु आर नीडी? सी, फॉर इन काइंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट? डी, फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड? कोई भी चीज जिससे ना तो कोई गुड बने ना तो कोई सर्विस प्रोवाइड की जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। और पेंशन भी उसी में आता है। आपने पूछा था कल की पेंशन में पेंशन आती है कि नहीं आती है? अब पेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट को पे किया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में ना तो उसको कोई सर्विस ली जा रही है ना तो गुड ली जा रही है, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाता जीडीपी में। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है? तो ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो आई होप कि जो कल का डाउट था किसी का कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है और क्यों नहीं पेंशन्स को इंक्लूड किया जाता जीडीपी में, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ गोल्डीलॉक इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय। गोल्डीलॉक इकोनॉमी क्या है? दोस्तों गोल्डीलॉक वर्ड्स जो है, गोल्डीलॉक इस्तेमाल किया जाता है स्पेस के ऐसे इलाकों में जहां पर हैबिटेबल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं गोल्डीलॉक इकोनॉमी को आप सोचने की कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। लो इन्फ्लेशन, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ। लो इन्फ्लेशन, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इन्फ्लेशन, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों ऐसी जगह पर जहां लो इन्फ्लेशन हो और स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लगातार स्टेडीली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसको आप कहते हो अ गोल्डीलॉक इकोनॉमी। समझ में आ गई बात? So C will be the answer here. These are very peculiar terms used in the used items. So I hope it is clear now कि low inflation is steady economic growth. ये इसको हम कहेंगे गोल्डीलॉक इकोनॉमी। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ आंसर आ जाएगा C। Question number 15 and the last question of the series is, per capita of income of a country is obtained by dividing national income by which of the following? बड़ा आसान है। कह रहा है कि जब पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है तो किससे डिवाइड करते हैं कि हमको निकल कर आता है कि जीडीपी को किससे डिवाइड करें, नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करें कि हम पे हमारे पास पर कैपिटा इनकम आए? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एरिया ऑफ द कंट्री और वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज्ड। यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक अलग कंसेप्ट है जो हम हमारे सिलेबस में तो नहीं है, तो उसमें हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करते हैं। लेकिन जीडीपी या फिर पर कैपिटा इनकम में आप टोटल पॉपुलेशन की बात करते हो, वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। तो जब भी आप नेशनल इनकम को डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसी को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। समझ में आ गया? और इस पे हमने लास्ट में क्वेश्चन भी किए थे कि पर कैपिटा हमारा रैंक क्या है, जीडीपी पीपीपी का रैंक क्या है, नॉर्मल जीडीपी का रैंक क्या है। ऑल दीस लेक्चर्स, ऑल दीस कांसेप्ट्स वी हैव क्लियर इन द लास्ट टॉपिक।
आप लोगों में से जिसने नहीं देखा है तो वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए प्लेलिस्ट पे, उसको देखिए, उसके बाद लेक्चर पे आइए तो काफी क्लैरिटी आएगी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? आई होप दिस सेशन वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल बी बैक विद अनदर सेशन। हम इस पे पार्ट 3 भी करेंगे जीडीपी पे और नेशनल इनकम पे। कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है इसमें एंड hopefully that will further clarify your concepts in national income and measurement of national income and of course economic growth. Thank you so much guys. Thank you so much and I'll be back. Bye.